This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में आपको दो टॉपिक पढ़ाए गए थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था समीकरण यानी कि इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं? यदि किसी बीजीय व्यंजक में, या फिर हम कहें कि हमें दो बीजीय व्यंजक या फिर दो व्यंजक दिए होते हैं और उनके बीच में बराबर का चिन्ह दिया गया होता है। यदि बराबर का चिन्ह है तो वह समीकरण है, और यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो वह समीकरण नहीं है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको लिखकर दिया गया है x+2 और x+2 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले बीजीय व्यंजक में आपको बराबर का चिन्ह दिया नहीं गया है, तो यह समीकरण नहीं होगा, जबकि नीचे वाले में बराबर का चिन्ह है तो यह समीकरण होगा। और यदि कोई भी व्यंजक समीकरण है तो उसमें आपको दो पक्ष मिलेंगे या फिर दो साइड्स मिलेंगी। दो साइड्स कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी बराबर चिन्ह के दाईं तरफ, यानी कि राइट साइड में, इसे हम क्या कहते हैं? राइट साइड वाली को दायां पक्ष। इसे क्या कहते हैं? दायां पक्ष। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बायां पक्ष। इसे क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दायां पक्ष क्या होता है? जो बराबर के दाएं साइड स्थित होता है। और बायां पक्ष क्या होगा? जो बराबर के लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद हमने देखे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अच्छा, इस समीकरण में आपने घातों के आधार पर समीकरणों के प्रकार देखे होंगे। घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं समीकरण? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे बहुपद होते हैं वैसे ही समीकरण भी होते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण में चर की घात एक होती है। जिस समीकरण में चर की घात एक होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जिस भी समीकरण में चर की घात दो होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और जिस भी समीकरण में चर की घात 3 होती है उसे हम त्रिघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा हमने बहुपदों को डिवाइड किया था वैसे ही हमने समीकरणों को भी 3 प्रकार से डिवाइड किया है घातों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए इसमें मुख्यतः 3 शब्द आ रहे हैं, है ना। इस पूरे आपको रटना नहीं है, समझना है पूरा। यदि मैं देखूं तो इसमें 3 शब्द हैं। सबसे पहला है एक चर, उसके बाद है रैखिक, और उसके बाद है समीकरण। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो वह समीकरण होना चाहिए, उसके बाद वह रैखिक होना चाहिए, और उसके बाद वह एक चर होना चाहिए, यानी कि उसमें केवल एक ही चर उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं तो चलिए यही वाला उदाहरण ले लेते हैं, +2 बराबर 0। इसमें यदि आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है क्या दिया गया समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, या फिर जो नीचे व्यंजक लिखा है क्या वह एक चर वाला समीकरण है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले चेक कीजिए क्या समीकरण है क्या। तो हमने देखा हाँ बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब समीकरण तो है। उसके बाद हमने देखा रैखिक है क्या, यानी कि चर की घात कितनी है, एक ही घात है या उससे अधिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चर x है और उसकी अधिकतम घात 1 है। इसका मतलब बिल्कुल यह रैखिक तो है, बिल्कुल यह रैखिक तो है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या एक चर वाला है या एक से अधिक चर हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक ही चर उपस्थित है x, उसके अलावा कोई और चर नहीं है। इसका मतलब यह कैसा है? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों की जांच कर सकते हैं। चलिए अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिकॉल टेस्ट, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। आपको बताना है कि दिए गए नीचे काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
देखिए काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं, इसलिए आप सभी ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से देखें फिर अपना आंसर करें। सभी बच्चे ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण की आपको पहचान करनी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए, किन्हीं 3 बच्चों का आंसर बाकी है, बेटा आप भी सॉल्व करें, आप भी सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड। तीस सेकेंड है। टेन सेकेंड। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, वो भी अपना आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या वह समीकरण है या नहीं है। तो ऑप्शन ए तो समीकरण ही नहीं है क्योंकि बराबर का चिन्ह है ही नहीं। ऑप्शन बी समीकरण है, ऑप्शन सी भी समीकरण है, ऑप्शन डी भी समीकरण है, क्योंकि तीनों में ही बराबर का चिन्ह दिया गया है। तो तीनों ऑप्शन समीकरण तो है। उसके बाद चेक करते हैं क्या रैखिक है क्या। तो ऑप्शन सी को यदि देखेंगे तो उसमें चर की घात 2 है अधिकतम। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वह रैखिक समीकरण नहीं है, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी यदि आप देखेंगे तो इसमें भी चर की घात 2 है, तो यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन बी में चर एक्स है, केवल एक ही चर है और उसकी घात भी एक ही है, यानी कि एक चर वाला भी है और रैखिक भी है, और हमने चेक कर लिया था बराबर का चिन्ह तो है ही, इसका मतलब समीकरण भी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यह शायद आपने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था, समीकरण का हल। और इसे हम किसकी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण को हल निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं, तो हम दोनों ही विधि पढ़ेंगे, लेकिन बाद में हम पक्षांतरण विधि ही पढ़ेंगे। हम ज्यादातर पक्षांतरण विधि की सहायता से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर समीकरण का हल होता क्या है और पक्षांतरण विधि द्वारा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि आखिर किसी भी समीकरण का हल क्या होता है। तो किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। समीकरण में मान लीजिए मुझे कोई समीकरण दिया गया है x-2 बराबर 0 और मुझसे कहा जाता है इस समीकरण का हल निकालिए। तो इस समीकरण के हल का मेरा क्या मतलब है,
इस समीकरण के हल से मतलब होगा कि इसमें उपस्थित जो भी चर है, यहाँ पर x है तो x का ऐसा मान निकालिए जिससे कि जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है उन दोनों का मान बराबर हो जाए, उन दोनों का मान बराबर हो जाए। मान लीजिए मैं x बराबर 2 रखता हूं, इसमें x बराबर 2 रखता हूं तो देखिए क्या आएगा, 2 माइनस 2 क्या आया, 0, और 0 ही दाएं पक्ष का भी मान है और बाएं पक्ष का मान भी 0 हो गया। इसका मतलब दोनों ही पक्षों का मान बराबर हो गया है, तो इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि जो समीकरण का हल होता है वह समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण को संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि समीकरण में मान रखने पर उस चर का दोनों पक्षों के मान बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी यह तो हमने सॉल्व किया, यह वाला उदाहरण आपको सॉल्व करना है। चेक करना है क्या x बराबर 3 जो है यह इस समीकरण का एक हल है या फिर नहीं है। यदि हल है तो y लिखेंगे, यदि हल नहीं है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे चेक करके देखें क्या x बराबर 3 समीकरण का एक हल है या नहीं है। सभी बच्चों को चेक करना है। कोई भी बच्चे बेटा आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको ईमानदारी से अपना आंसर निकालना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 2 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करें, ईमानदारी से आंसर करना है जो भी आपका आंसर आता है। पूजा मलिक, लक्ष्य भारद्वाज, दयानंद धंधा, भीमा खान, इनकी आईडी से जो स्टूडेंट हैं आप भी आंसर करें। भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं,
अच्छा चलिए, पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप अनम्यूट करके बताएं कैसे हुआ यह इसका एक हल, आपने कैसे सॉल्व किया। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर कॉपी भी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। सर दोबारा समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। तो जब आपसे पूछा गया था बेटा, जब तो आपने वाई लिखा था। सर वो तो ऐसे ही लिख दिया था। ऐसे ही क्यों लिख दिया था बताइए। आपसे बोला गया है काफी बार कि समझ में आता है तो वाई लिखें, नहीं आता है तो एन लिखें। आप ऐसे ही वाई लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे आया। आपने भी लिखा है कि यह एक हल है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं, कैमरा दिखा सकते हैं, कैमरा ऑन करके कॉपी जहां भी आपने सॉल्व किया है। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा अनम्यूट करके बताइए। नहीं, अच्छा नहीं, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, जिस बच्चे से पूछा जा रहा है केवल अभी के लिए वही बताएंगे। आपने वाई कमेंट किया है साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, कैसे आया वाई। अच्छा एक बार ये अनम्यूट करेंगे। चलिए ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें चेक करना है क्या x बराबर 3, क्या x बराबर 3 जो है वह इस दिए गए समीकरण का एक हल है या फिर हल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3 का मान इसमें रखेंगे समीकरण में, क्योंकि हमें हल चेक करने के लिए चर का मान रखना पड़ता है, और फिर चर का मान रखने के बाद हम यह चेक करेंगे क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष इनका मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या है 2x-2। ठीक है, और बराबर में क्या दिया है 4, तो x बराबर 3 रखते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो 2 गुणा 3 - 2, 2 गुणा 3 क्या आया 6 - 2 बराबर आया 4। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बायां पक्ष है यानी कि लेफ्ट साइड है उसका मान आ गया है 4, और राइट साइड का मान भी क्या है 4। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है आपकी राइट हैंड साइड के बराबर। इसका मतलब यह जो है हमें हल दिया है x बराबर 3, यह इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, और देखिए यह क्वेश्चन तो तब काफी बच्चे नहीं बता पा रहे हैं जब ऑलरेडी मैम ने ये पिछले क्लास में सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अच्छा पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप पिछली क्लास में थे क्या प्रेजेंट। आपने पिछली क्लास अटेंड की थी क्या। जल्दी से वाई और एन लिख कर बताइए। तो इसका सर मतलब लेकिन आधी क्लास ही ज्वाइन की थी, आधी मेरी कट गई थी, नेट नहीं चल रहा था इसलिए। ठीक है, फिर आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या। सर फोन का नेट खत्म हो गया तभी तो है ना, अगले दिन मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं आई। आज भी मैंने हॉटस्पॉट ही लिया है। ठीक, चलिए तो इसका उत्तर तो हो गया बिल्कुल, यह हमारे एक समीकरण का हल होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आता है, अभी तक हमसे क्या कहा जा रहा था कि हमें कोई एक हल दिया गया था, हमें चेक करना था कि क्या यह समीकरण का हल है या फिर नहीं है।
अभी हमसे पूछा जा रहा है कि समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है। दिए गए समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 5 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा अब हल से मतलब क्या है कि हमें इसमें उपस्थित चर का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2x माइनस 3 बराबर 5 है। ठीक है, हमें चर का मान निकालना है। तो चर का मान क्या है, यहाँ पर x निकालना है, x का मान। तो देखिए x के अलावा और जो भी यहाँ पर संख्याएं हैं, x के अलावा और जो भी कुछ है उसे हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे। केवल हमारे पास यहाँ पर x ही रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी संख्या को या किसी भी चर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पक्षांतरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पक्षांतरण। यानी कि हम संख्याओं के या फिर चरों के पक्ष बदल देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या को भेजेंगे, जो भी हमारे चर के साथ प्लस या माइनस में होगी। ठीक है, सबसे पहले प्लस या माइनस वाली संख्याओं को भेजेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x माइनस 3 बराबर 5। तो यहाँ माइनस में क्या है, 3। मैं इसे दूसरे पक्ष में भेज देता हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज देता हूँ। अब देखिए पक्षांतरण करते समय नियम होते हैं कुछ। जब भी आप माइनस की संख्या का पक्षांतरण करें वह प्लस में चली जाएगी, जब भी आप प्लस की संख्या का पक्षांतरण करें वह माइनस में चली जाएगी, जब भी आप गुणा की संख्या का पक्षांतरण करें वह भाग में जाएगी, और जब भी भाग की संख्या का पक्षांतरण करें वह गुणा में जाएगी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, -3 का, क्योंकि यह माइनस में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लस या माइनस वाली संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं। तो -3 को हमने दूसरे पक्ष में भेजा, तो क्या आएगा, 2x बराबर 5 प्लस 3। तो क्या हो गया, 2x बराबर आ गया 8। ठीक है, ये +3 कहां से आया, -3 को दूसरे पक्ष में लेकर आए हैं। माइनस का क्या हो गया, जैसा भी बताया था, माइनस का हो जाएगा प्लस और 3 का 3। 5 + 3 क्या हो गया, 8। अब देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स बराबर 8 लिखा हुआ है। तो अब x के साथ और क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो 2 को भी हम पक्षांतरण कर देंगे। 2 को पक्षांतरण करेंगे तो 2 यहाँ पर x के साथ किस में है, गुणा में है, तो दूसरे पक्ष में जाएगी। तो गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। तो x बराबर हो जाएगा 4। तो x बराबर 4 आप देख सकते हैं, आपके चर का मान निकल कर आ गया है। इसका मतलब यही एक हल होगा। ठीक है, अच्छा अब आपको अपने उत्तर की जांच करनी है कि यह x बराबर 4 जो है यह मेरा उत्तर सही आया है या गलत आया है। तो कैसे चेक करेंगे, इस x बराबर 4 को आप इस समीकरण में रख दीजिए। यदि x बराबर 4 रखने पर आपके दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं तब तो यह एक हल होगा, अन्यथा यह एक हल नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, x बराबर 4 को रखते हैं। देखिए 2x माइनस 3 बराबर 5 दिया गया है, तो 2 गुणा x की जगह क्या रखा, 4 माइनस 3। 4 गुणा 2 क्या हो गया, 8 माइनस 3 क्या हुआ, 5। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान 5 है, बराबर आ गए हैं। इसका मतलब x बराबर 4 हमारा एक हल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पक्षांतरण विधि द्वारा किसी समीकरण का हल निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या, सभी बच्चे बताइए ईमानदारी से, y और n लिखकर बताइए समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करके बताना है, y और n लिखिए। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, अच्छा आप ये बताएंगे आपको कहां पर परेशानी आई है, क्या चीज समझ में नहीं आई। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, पूरा ही समझ में नहीं आया या फिर कोई एक चीज समझ में नहीं आई है। सर सारा दोबारा से समझा दो। अच्छा पूरा ही दोबारा से, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको इसका हल निकालना है।
तो हल का मतलब क्या है, इसमें उपस्थित चर का मान निकालना है। ठीक है, चर का मान x का मान निकालेंगे तो x के अलावा और जो भी संख्याएं हैं उनका हम पक्षांतरण करेंगे। या फिर आप ऐसे समझिए कि आपको लास्ट में क्या चाहिए कि आपके एक पक्ष में केवल चर होने चाहिए, दूसरे पक्ष में केवल संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट साइड में केवल संख्याओं को इकट्ठा करते हैं, लेफ्ट साइड में केवल चर रहने देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस प्लस वाली संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, इसका हम पक्षांतरण करेंगे, पक्ष चेंज करेंगे, दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 5 + 3 हो गया 8। उसके बाद इस 2 को भी ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें चर चाहिए x। तो 2 का भी पक्षांतरण करेंगे, 2x के साथ गुणा में है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 4। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, यह तो हो गया। देखिए, जब आपको केवल एक ही पक्ष में क्या दिया गया है, एक ही पक्ष में चर दिया गया है। अब मान लीजिए यह क्वेश्चन इस तरीके से होता, 2x - 3 5 + x, यानी कि दोनों पक्षों में क्या होते, दोनों ही पक्ष में चर होता। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करते, तो भी सेम ऐसे ही सॉल्व करते, जिस प्रकार से संख्याओं का हम पक्षांतरण करते हैं उसी प्रकार से चरों का पक्षांतरण भी किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि किसी एक पक्ष में केवल संख्या हो और किसी दूसरे पक्ष में केवल चर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, -3 को इधर ले आता हूँ, -3 का पक्षांतरण कर लेता हूँ। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 3 + x। -3 से क्या हो गया, पक्ष चेंज किया तो +3 हो गया। तो 2x बराबर हो गया 8 + x। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद एक काम करता हूँ, इस x को इस पक्ष में ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे चर केवल एक ही पक्ष में चाहिए। ठीक है, तो x को मैं दूसरे पक्ष में ले गया, तो यहाँ पर यह प्लस का x है, इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो 2x - x बराबर क्या हो गया, 8। और आप देखेंगे 2x में से एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस बार हमारे समीकरण का हल क्या आ गया है, x बराबर 8 हमारे समीकरण का हल आ गया है। समझ में आया क्या, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आया क्या, वाई और एन लिखकर बताइए। बाकी के बच्चे भी बताएं। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया क्या। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, चलिए, यदि यह आपको समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 71 यह आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 71, y + 2 = 6, इसका आपको हल ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ बच्चे मुझे ऐसा लगता है शायद जानबूझकर गलत आंसर करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। मैं खुद आपके लिए बल्कि आसान से आसान क्वेश्चन लेके आता हूं, जिससे कि आप गलत नहीं करें और आप उनको भी गलत करते हैं। बेटा 10th बोर्ड में तो इससे बहुत ही ज्यादा टफ सवाल आते हैं, यह तो बिल्कुल आसान है।
एक स्टेप का भी नहीं है, इनफैक्ट पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान है ये। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अच्छा श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप शायद आंसर नहीं कर पाए होंगे क्योंकि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने क्या आंसर किया है बेटा? सभी बच्चों को अनम्यूट करना है। सभी बच्चे अनम्यूट करके बताएंगे या कमेंट करके बताएं? साक्षी भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने क्या आंसर किया है? ईमानदारी से जो भी आपने आंसर किया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपसे नहीं पूछा करूंगा, ठीक है, क्योंकि पूछते ही है। एक दो बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। आप क्लास में ही रहिए, यदि किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, समीकरण y+2 = 6, यह हमें दिया गया है ना। और हमें इसका हल पूछा जा रहा है। हल का मतलब क्या है? हमने जैसा कि पढ़ा था, किसी भी समीकरण के हल का मतलब होता है उसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करें, और चर का ऐसा मान ज्ञात करें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड का मान बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमने एक विधि पढ़ी पक्षांतरण विधि, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? y के अलावा और जो भी संख्याएं हैं उन सभी का आप पक्षांतरण कर दें। तो y के अलावा और जो भी संख्याएं हैं क्या है, प्लस में 2, तो इसको मैं पक्षांतरण कर दूंगा, यानी कि इसे दूसरे पक्ष में भेज दूंगा। तो प्लस का 2 को यदि मैं दूसरे पक्ष में भेजूंगा तो किस में चला जाएगा, वह माइनस के 2 में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी पक्षांतरण करते हैं प्लस की संख्या किस में चली जाती है, माइनस में चली जाती है। हमने पढ़ा है यह। ठीक है, आपको यहाँ बताया गया था जो भी प्लस की संख्या होगी वह माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्लस की संख्या माइनस में जाएगी तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो y बराबर 4, ऑप्शन सी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि कोई बच्चा इससे आंसर नहीं करना चाहता है तो इसे तो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। y की जगह पे ऐसा मैं क्या मान रखूं जिसमें 2 जोड़ने पर मुझे 6 मिल जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है, y की जगह पे आप 4 रख के देखिए, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए, तो क्वेश्चन 71 का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 72, क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। 2 मिनट है आपके पास इसके लिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। 3z+4 बराबर 6+z, इसका आपको समीकरण का हल निकालना है। सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे। और यदि आपका उत्तर निकल आता है तो आप एक बार उत्तर की जांच भी जरूर करें। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। अच्छा चलिए, आप सॉल्व कीजिए, अभी टाइम और दे दिया जाएगा आपको, लेकिन आप सभी बच्चे सॉल्व करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं लेकिन काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। तो जो भी बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो ध्यान से सॉल्व करें क्वेश्चन। लास्ट 30 सेकेंड।
10 सेकेंड। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो अपना उत्तर भी जांचें। जो चर का मान आ रहा है उसे एक बार समीकरण में रख के देखें, क्या दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, 3z+4 बराबर 6+z। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले 3z है, आप देखेंगे तो इस बार चर दोनों ही पक्ष में है। यहाँ पर भी है z, यहाँ पर भी है z। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इस चर को ही पक्षांतरण कर लेता हूं, जिससे कि केवल एक पक्ष में मेरा चर हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस z को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3z में से ये z माइनस हो जाएगा। आप जरूरी नहीं है इसको यहाँ लाएं, आप चाहें तो 3z को उधर भी लेके जा सकते हैं, सब तरीके से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है पहले आप चरों को ही पक्षांतरण करें। यदि आपका मन करता है तो आप इन संख्याओं को भी पहले पक्षांतरण कर सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3z में से सबसे पहले मैं इस z को पक्षांतरण कर रहा हूं, यह यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3z माइनस का z प्लस का 4 बराबर 6। तो 3z में से एक z जाएगा तो क्या बचेगा, 2z+4 बराबर 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यह प्लस का 4 है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इस प्लस की संख्या को भी इधर ले जाता हूं मैं। तो 2z बराबर क्या हो जाएगा, 6-4। तो 2z बराबर हो गया 6-4 क्या हो गया, 2। ठीक है, उसके बाद 2z का मान आया है यह 2, लेकिन हमें तो z का मान चाहिए। तो इस 2 को, यह जो गुणा में है, इसे भी मैं इधर ले जाता हूं। तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 था, इसे इधर ले जाऊंगा तो यह भाग में जाएगा, क्योंकि गुणा वाली चीजों का पक्षांतरण भाग में होता है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, z बराबर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन बी z बराबर 1 आपका सही उत्तर है। और यदि आपका उत्तर आ गया है तो जरूर एक बार उत्तर की जांच करें। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, z की जगह पे 1 रख के देखें। तो चलिए रख के देखते हैं, साइड में यहाँ चलिए यहीं रख के देख लेते हैं, z बराबर 1। तो 3 × 1 + 4, और यहाँ क्या आया, 6+1। तो 3 × 1 क्या होगा, 3+4, यहाँ क्या आया, 7। 3+4 क्या हो गया, 7। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 7 आया, राइट हैंड साइड का मान भी 7 आया। तो इसका मतलब हमारा जो z बराबर 1 उत्तर आया है, यह बिल्कुल हमारा सही सॉल्यूशन है, सही हल है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 आप सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 2y+5/2 बराबर 37/2। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सॉल्व वैसे ही करना है, बस इसमें आपको भिन्नों का घटाव करना पड़ सकता है। आपको भिन्नों को घटाना पड़ेगा, वो भी आसान ही है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करें, ध्यान से सॉल्व करें, गलती नहीं करेंगे।
2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोशिश सभी बच्चों को करनी है। जो भी स्टूडेंट रिवीजन करता होगा उनसे यह क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भिन्नों का घटाव है। तो जिसने भी रिवीजन किया हुआ होगा वह इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देगा। लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और बाकी है। चलिए लास्ट 15 सेकंड और दिए जा रहे हैं आपको। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो क्या है 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। चर केवल एक ही पक्ष में है लेफ्ट साइड में, तो इसमें हम चर को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का राइट साइड में पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस में सबसे पहले हम किन की कौन सी संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं, जो प्लस या माइनस में होती है। ठीक है, तो प्लस में क्या है 5/2 है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो यह किस में जाएगा -5/2 में। तो 2y बराबर होगा 37/2 -5/2। अब यदि किसी बच्चों को भिन्नों का घटाव करना नहीं आता है तो बेटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। दो दो का एलसीएम लेंगे, 2 आया, इस 2 का 2 में भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, उस 1 का गुणा इस 37 से करेंगे, तो 1 गुणा 37, माइनस तो माइनस, फिर इस 2 का इस 2 में भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा, उस 1 का गुणा 5 से करेंगे, 1 गुणा 5। तो क्या होगा 2y बराबर
37 माइनस 5 एकम 5/2। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। 2y बराबर क्या आया, 37 माइनस 5/2। तो 2y बराबर क्या हो गया, 37 में से 5 32/2, और 2y बराबर हो गया 32 में 2 का भाग देंगे तो 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह 2y का मान आया है, हमें y का मान चाहिए। चर क्या है, y है, तो y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए इस 2 को भी यहाँ भेजेंगे। 2 यहाँ पर गुणा में है y के, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16/2। तो y बराबर हो गया आपका 8। तो y बराबर 8 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, किसी बच्चे का डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है किसी ने? ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी, y बराबर 8। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो मुझे बतानी है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने जो भी सॉल्व किए हैं समीकरण, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण ही हैं। तो आपको हल जो निकालने हैं ना, यदि आपको कोई रैखिक समीकरण दिया गया है, यदि कोई रैखिक समीकरण है, तो उसका केवल और केवल एक ही हल होगा। यानी कि यदि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है, तो उसका एक ही हल होगा। यदि द्विघात समीकरण है, चर की अधिकतम घात 2 है, तो उसके अधिकतम 2 हल होंगे। यदि चर की घात 2, तो अधिकतम 2 हल होंगे, यानी कि द्विघात समीकरण के 2 हल होंगे। यदि आपका समीकरण त्रिघात है, यानी कि चर की अधिकतम घात 3 है, तो उसके अधिकतम 3 हल होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे थे, और हमारे सिलेबस में है भी रैखिक समीकरण ही, तो उसका मतलब हमें केवल एक ही हल मिलेगा हमेशा, ठीक है। चलिए, अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। कल आपको रिकॉर्डिंग और होमवर्क भेजा जाएगा, वो आपको सॉल्व करना है, और कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना है। हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए।